Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third lecture and first lecture on the topic of chapter 9 gastrointestinal tract physiology and drug absorption for biopharmaceutics. This is 19th chapter of 5th edition of Michael E. Alton, Pharmaceutics by Michael E. Alton. And in this chapter we are going to discuss the gastrointestinal tract physiology and how the physiology of GI tract affect the drug absorption. So now let us start. The thing is that why we are discussing at the beginning GI tract. उसकी वजह ये है कि most of the drug are taken by oral route और उसकी जो absorption होती है वो GI tract से होती है. जो बाकी रूट्स हैं लाइक टॉपिकल रूट हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, ईयर, ओटिक, नेज़ल, इन्हेलेशन यानी पल्मोनरी रूट, ये इनकी जो ड्रग हैं वो दे ऑफ कोर्स दे आर यूज वेरी कॉमनली, बट सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी हाई है रूट्स की जो जिसके ज़रिए जो है वो ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर होती है, दैट इज़ ओरल रूट एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग अकर थ्रू जीआई ट्रैक्ट. इसलिए जीआई ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है एंड कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को पर असरअंदाज हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. नाउ इंट्रोडक्शन. द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, मेनली ड्रग, क्योंकि अभी हम ड्रग के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं. विल डिपेंड ऑन फिजियोलॉजी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन साइट and the membrane barrier present at the site or sites that drug needs to cross to reach the systemic circulation. तो जिस जगह पे हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिस साइट पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, स्किन पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं या जीआई ट्रैक्ट में दे रहे हैं, हर जगह उसको मेम्ब्रेन बैरियर्स का किसी न किसी मेम्ब्रेन का सामना है जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन को पर असरअंदाज होता है, यानी उसको प्रिवेंट करता है. तो इस मेम्ब्रेन बैरियर से ड्रग को क्रॉस करना ज़रूरी है in order to have the systemic availability of the drug or the bioavailability of the drug. The oral route of delivery is by far the most popular. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम GI ट्रैक्ट पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो सबसे पॉपुलर रूट है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज रूट है, दैट इज़ ओरल रूट, with approximately 50% of medicines being given by mouth, mainly because it is natural route and convenient for the patient. एक तो ये नेचुरल रूट है और दूसरा कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए, एंड बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू मैन्युफैक्चर ओरल डोजेज फॉर्म, और ओरल डोजेज फॉर्म कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म बनाना आसान है. ओरल डोजेज फॉर्म डू नॉट नीड टू बी स्टेरिलाइज्ड, और इसको स्टेराइल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसकी वजह यह है कि जीआई ट्रैक्ट में जो एंजाइम्स हैं और एसिड है वो ओरली जो बहुत सारे ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया या फंगाई वी आर ईटिंग और टेकिंग विद द ड्रग, तो वो वहीं पर एसिड से डिग्रेड हो जाते हैं, एंजाइम से डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेरिलाइज डोजेज फॉर्म स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती. इसके बरक्स वो जो डायरेक्टली बॉडी में एडमिनिस्टर हो रही हैं ड्रग्स लाइक इंट्रामस्कुलर हो गई, सबक्यूटेनियस हो गई या इंट्रावेनस ख़ास तौर से जो कि डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होती है, दे मस्ट बी स्टेरिलाइज, क्योंकि उनको किसी मेम्ब्रेन बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट ब्लड में एंटर हो जाएंगी. और अगर उस ड्रग में जो कि डायरेक्टली आप इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं, अगर वो ब्लड में चली गई और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए तो वो कोई ना कोई डिजीज़ बॉडी में कॉज कर सकते हैं. देयरफॉर दीज ड्रग्स मस्ट बी स्टेरिलाइज. लेकिन इसके अलावा जो ओरल है उसको हमें स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसी वजह से इन टेक्निक्स को स्टेरिलाइजेशन और दूसरी टेक्निक्स का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ वाई दे कैन प्रोड्यूस चीपली, यानी सस्ती पड़ती हैं इन लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स. Now physiological factors influencing oral drug absorption. First of all, gastrointestinal tract is a complex system. Complex हम उसको कहते हैं जो चीज़ आसानी से समझ ना आए. Figure 19.1 outlines some of the main structures involved in and key physiological parameters that affect the oral drug absorption. तो फिगर 19.1 को अभी हम देखते हैं कि कौन से वो मेन स्ट्रक्चर हैं जीआई ट्रैक्ट के और की फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन पर किसी न किसी सूरत में अफेक्ट डाल रहे होते हैं. इन ऑर्डर टू गेन एन इनसाइट इनटू न्यूमरस फैक्टर, potential influence that can potentially influence the rate and extent of drug absorption into systemic circulation, a schematic illustrations
or of the steps involved in the release and absorption of a drug from tablet dosage form is presented in figure 19.2. जो सेकंड फिगर है फिगर 19.2, उसमें न्यूमरस फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है जो कि ड्रग की रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर किसी न किसी सूरत में असरअंदाज हो सकते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो उनको वहाँ पर इलस्ट्रेशन के साथ बताया गया है फिगर 19.2 में, पर्टिकुलरली सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट को सामने कंसिडर करके। इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस दैट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मीन्स के बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग of intact drug in the systemic circulation depend on the succession of kinetic processes. Kinetic means movement, यानी जो GI tract के अंदर जो different movement है अगर वो successfully हो जाती हैं तो फिर ड्रग की रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो पॉसिबल हो सकेगी, ड्रग इंटैक्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगी। द स्लोएस्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस, और इन तमाम प्रोसेस में जो सबसे स्लो स्टेप होगा विच इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप, यानी उसको हम कहेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप, कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटैक्ट ड्रग इनटू द सर्कुलेशन, यानी जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी में के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग की डिसइंटीग्रेशन स्लो है लेकिन डिसोल्यूशन फास्ट है और एब्जॉर्प्शन भी फास्ट है, तो क्योंकि डिसइंटीग्रेशन स्लो है तो डिसइंटीग्रेशन जो होगी वो यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगी। लेकिन अगर डिसइंटीग्रेशन फास्ट है लेकिन ड्रग डिज़ोल्व स्लोली होती है, एब्जॉर्ब तेज़ी से हो जाती है, तो डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा। इसी तरीके से अगर डिसइंटीग्रेशन भी फास्ट है, ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है और डिसोल्यूशन भी फास्ट हो रहा है, लेकिन ड्रग जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है लिपिड इन नेचर है उसको आसानी से क्रॉस नहीं कर रही, तो फिर जो ये परमिएबिलिटी होगा ये रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा। नाउ दिस इज फिगर 19.1। हियर different main structures of the GI tract which are responsible for drug absorption included esophagus, stomach, duodenum and then colon, इसमें ascending colon है, transfer colon है, descending colon है, sigmoidal colon है, rectum है and anus है। तो these are the main parts of GI tract. Now figure 19.2 steps involved before a pharmacological effect आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए रैपिडली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। तो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हुई स्टमक में आने के बाद, फिर ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हुई, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई और फिर ड्रग का डिसोल्यूशन हुआ, यानी ड्रग कम्स इन द सोल्यूशन इन द जीआई ट्रैक्ट। इंटेस्टाइन में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि कुछ ना कुछ ड्रग गट वॉल यानी जो जीआई मेम्ब्रेन है एंड लिवर में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में चली गई और इनएक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गई और एलिमिनेट हो गई। अगर ये नहीं हुआ है, कुछ ड्रग बच भी गई, तो इंटैक्ट ड्रग कम इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और ये इंटैक्ट ड्रग अपनी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा होता है। नाउ जैसे हमने रेट लिमिटिंग स्टेप पे बात की थी, तो रेट लिमिटिंग स्टेप विल वेरी फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी ड्रग के डिसइंटीग्रेशन स्लो है तो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो डिसइंटीग्रेशन होगा। किसी का डिसोल्यूशन स्लो है तो वह फिर वो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड होगा। किसी की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड हुआ लेकिन एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। और जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई होगी, हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी होगी, फिर उसकी परमिएबिलिटी स्लो होगी, यानी वो आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन जो जीआई मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर सकेगी और परमिएबिलिटी उसका रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। तो ये ड्रग टू ड्रग वेरी करेगा। फॉर ए ड्रग विच हैज़ वेरी पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी यानी जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, द रेट एट विच इट डिजॉल्व इन द जीआई फ्लूइड इज ऑफन स्लोएस्ट ऑफ द ऑल द स्टेप। लाजिम आते फिर इसकी जो जीआई जो डिसोल्यूशन होगा जीआई ट्रैक्ट में वो सबसे स्लो होगा एंड द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग इज सेड टू बी डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। इसके बरक्स फॉर ए ड्रग दैट हैज़ हाई एक्वस सॉल्युबिलिटी इट्स डिसोल्यूशन विल बी रैपिड, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी एक्वस सॉल्युबिलिटी यानी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई है तो इसकी डिसोल्यूशन विल बी रैपिड एंड रेट एट विच द ड्रग क्रॉस द जीआई मेम्ब्रेन में बी रेट लिमिटिंग स्टेप टर्म परमिएबिलिटी लिमिटेड, क्योंकि इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी हाई है यानी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ये फिर आसानी से ये ड्रग जो होगी जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी और इसकी जो परमिएबिलिटी होगी यानी एब्जॉर्प्शन होगी वो रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाएगा। वैसे हम ये करते हैं कि ड्रग जो है उसको बैलेंस करते हैं, यानी उसमें
वाटर सॉल्युबिलिटी भी रखते हैं और लिपिड सॉल्युबिलिटी भी रखते हैं, ताकि ये दोनों प्रोसेस हो सके, यानी डिसोल्यूशन भी हो सके और वो जीआई मेम्ब्रेन और बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन है उसको आसानी से क्रॉस कर सके। इसके अलावा कुछ और भी रेट लिमिटिंग स्टेप हो सकते हैं, दैट इंक्लूड द रेट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म, दैट कैन गिवन बाय फॉर एग्जांपल कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म, यानी जो भी कंट्रोल रिलीज है, कोटेड टैबलेट्स हैं, कोट रिलीज हो, कोट रिमूव हो और उसके अंदर से ड्रग रिलीज़ हो सके। अगर वो कोट रिमूव नहीं हुई तो ड्रग रिलीज़ नहीं होगी और फिर ना डिसइंटीग्रेट डिज़ोल्व होगी और ना एब्जॉर्ब होगी। इसके अलावा द रेट एट विच द स्टमक एम्प्टीज इन द ड्रग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे तो कुछ ना कुछ ड्रग स्टमक से भी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन साइट्स होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। तो इसी वजह से अगर ड्रग जो है वो देर से स्टमक से इंटेस्टाइन में आ गई, यानी स्टमक एम्प्टिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, तो जिसकी वजह से जो है ड्रग देर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, तो देर से एब्जॉर्ब होगी और फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी स्लो और कम भी हो सकती है। इसके अलावा द रेट एट विच ड्रग इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम इन द इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू दैम इनटू द मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स, ये बात भी हम पहले भी कर चुके हैं कि जीआई मेम्ब्रेन में भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, उसको उसके जो है वो बायोअवेलेबिलिटी को कम कर सकते हैं। एंड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, यानी किस तेज़ी से मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्यूरिंग इट्स इनिशियल पैसेज थ्रू द लिवर, जब हमने ये भी बात कर चुके कि मेसेंट्रिक सर्कुलेशन में सबसे पहले ड्रग जाती है, फिर उसके बाद लिवर में पहुंचती है और वहाँ पर भी ड्रग मेटाबोलाइज हो सकती है, जिसको वी ऑल्सो टर्म्ड द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ये इन तमाम से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर हम जीआई ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब, मसल्स हैं इसमें, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर इन लेंथ विथ वेरिंग डायमीटर्स, यानी कहीं डायमीटर ज़्यादा है कहीं कम है, जैसे स्टमक का डायमीटर ज़्यादा होता है ईसोफेगस का, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का स्टमक के मुकाबले में कम होता है। इसके अलावा इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द माउथ, यानी माउथ से ये स्टार्ट होती है, टू द एनस, एंड इसका एनस पे होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एनाटॉमिकल एरियाज, और इसके 4 बड़े मेन एनाटॉमिकल एरियाज हैं। वो क्या हैं? ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलॉन। द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ ट्यूब इज़ नॉट स्मूथ, यानी जीआई ट्रैक्ट की जो इंटरनल सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, बट वेरी रफ है, देयर बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये रफ इसलिए है ताकि जो भी चीज़ वहाँ से एब्जॉर्ब होनी है उसके लिए सरफेस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन हो सके। और इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा रफ होती है, वहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ एसेंशियली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी पूरी जीआई ट्रैक्ट की जो वॉल हैं, चाहे वो स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, सबका जो मेन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 प्रिंसिपल हिस्टोलॉजिकल लेयर, और 4 हिस्टोलॉजिकल लेयर पर मुश्तमिल है। सबसे आउटर लेयर क्या है? द सीरोसा, विच इज़ एन आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम विथ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू विच आर कंटिन्यूस विद द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम के साथ ये चल रही होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, और इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जो जीआई ट्रैक्ट है उस स्टमक अपनी जगह पर कायम रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी जगह पे रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन अपनी जगह पे रहती है, यानी कनेक्ट करके रखता है उस जगह पर ये उसको। वरना तो ये हो कि एक्सरसाइज हम करें तो पता चला जो है वो स्टमक जो है किडनी की जगह पे चला गया, किडनी हार्ट की जगह पे आ गई, हार्ट किसी और जगह पे चला गया, तो अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ नहीं होंगे तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ उन तमाम ऑर्गन और टिश्यूज़ को अपनी जगह पे रखते हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए। इसके अलावा जो सीरोसा के बाद एक और लेयर है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, विच कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यूज़, जिसमें 3 फर्दर लेयर होती हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना में, जिसमें स्मूथ मसल्स की होती हैं। द थिनर आउटर लेयर विच इज़ लॉन्गिट्यूडनल इन ओरिएंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल होती है, एंड 2 इनर लेयर हुज फाइबर्स आर ओरिएंटेड इन सर्कुलर पैटर्न्स, यानी ये सर्कुलर पैटर्न में होती है। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर इसलिए होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स प्रोवाइड द फोर्सेस फॉर मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंटेंट्स एंड फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड।
तो ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर फैशन में इसलिए अरेंज हैं इसके मसल्स ताकि ये प्रोपल्सिव मूवमेंट यानी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को पॉसिबल कर सकें, जिस मूवमेंट से ना सिर्फ फूड का ब्रेक डाउन होगा इन स्मॉल पार्टिकल्स बल्कि फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करेगा इन द जीआई ट्रैक्ट। इसके बाद है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद द सब म्यूकोसा विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कंटेनिंग सम सिक्रेटरी टिश्यू। एक तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू लोकली काम करते हैं, यानी स्टमक को स्टमक का शेप देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन का शेप देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन का शेप देते हैं। इसके अलावा इसमें सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं विच इज़ रिपीट सप्लाइड विद ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। A network of nerve vessels known as submucosal plexus is also located in this layer। तो इसमें जो है वो सिक्रेटरी टिश्यूज़ हैं, यानी जिससे म्यूकस सिक्रीट होता है और बनता है, और एंजाइम्स हैं, और एट स्टमक में एसिड है, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, लिम्फ रिलीज़ होता है, ब्लड सप्लाई होती है ताकि फूड मिल सके वहाँ इन तमाम जीआई ट्रैक्ट को। एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड सप्लाई ज़रूरी है फूड की, और नर्व का भी जो है जो मूवमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट में, यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक का, तो उसके नर्व के जो नेटवर्क होता है उसको सब म्यूकोसल प्लेक्सिस कहते हैं। तो वो ये सब म्यूकोसा में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। फिर सबसे जो इनर लेयर होती है यानी जिससे फूड कांटेक्ट में आता है द म्यूकोसा विच इज़ एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, यानी इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। The muscularis mucosa which can alter the local conformation of mucosa, a layer of connective tissue known as the lamina propria, ये भी connective tissues हैं, and the epithelium जो कि food से contact में आती है। Now this is figure 19.3 cross section through the gastrointestinal tract। इसमें तमाम layers को explain किया गया है। ये देखें ये mucosa है, फिर ये longitudinal muscularis mucosa है, ये mucosa, submucosa, मस्कुलरिस म्यूकोसा, और फिर ये सबसे आखिर में सेरोसा। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चल रहा होता है। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम इज़ कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ और लेयर्स ऑफ म्यूकस, यानी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर म्यूकस लेयर होती है। दिस इज़ ए विस्को इलास्टिक, विस्कस है, इलास्टिक है, ट्रांसल्यूसेंट है यानी ओपैक है, एक्वस जेल, वाटर में बना हुआ जेल है, दैट इज़ सिक्रीटेड थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये सिक्रीट होता है, एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड ए मैकेनिकल बैरियर। और ये जीआई ट्रैक्ट की एपिथेलियल सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए हम डेली बेस पे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स पे एब्रेजन, इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, तो उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस लेयर उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के मौजूद होती है। म्यूकस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिक्स ऑफ मैनी सिक्रीशन एंड एक्सफोलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। म्यूकस क्या है, मुसलसल एक तो चेंज हो रहा होता है, यानी जो रिमूव हो रहा है उसकी जगह दूसरा बन के आ जाता है, और इसमें एक्सफोलिएटेड यानी डैमेज एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है इसमें, इट हैज़ लार्ज वाटर कंटेंट, यानी अराउंड 95% इसमें वाटर होता है। अगर ये नहीं होगा, म्यूकस सेल नहीं होंगे, तो यही वजह है कि जो हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं एनसेड्स, उससे हम कहते हैं अल्सर हो जाता है। तो एक तो इनडायरेक्ट मैकेनिज़्म के ज़रिए होता है, एक डायरेक्ट मैकेनिज़्म के ज़रिए। डायरेक्ट इसलिए कि वो ड्रग्स जो एनसेड्स होती हैं दे आर एसिड्स, एंड व्हेन दे रिलीज इन स्टमक दे कॉज इरिटेशन टू दी एपिथेलियल सेल्स। तो ये म्यूकस सेल अगर नहीं होंगे तो ये इरिटेशन एपिथेलियल सेल्स पे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स डैमेज होंगे और फिर अल्सर हो सकता है। इसके अलावा इसमें और क्या है म्यूकस में, अदर प्राइमरी कंपोनेंट्स इसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, लार्ज ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स कॉल्ड म्यूकिन। तो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन होती है जिसको म्यूकिन कहते हैं। द म्यूकस लेयर रेंजेस इन थिकनेस फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी कहीं ये इसकी थिकनेस कम है 5 माइक्रोमीटर, कहीं बहुत ज़्यादा है 500 माइक्रोमीटर तक, लेकिन एवरेज वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 माइक्रोमीटर। म्यूकस इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड, जैसा हमने बताया कि रिमूव होता रहता है फ्रॉम द लिमिनल सरफेस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट थ्रू एब्रेजन एंड एसिडिक और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, एसिड की वजह से, एंजाइम की वजह से, फूड की वजह से, बट इट इज़ कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड फ्रॉम बीनीथ, और नीचे से जो सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं उसमें वाटर के साथ मिक्स होकर नया म्यूकस बन के
सरफेस पर आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये रिप्लेस भी मुसलसल हो रहा होता है. नाउ esophagus. Now the mouth is the point of entry for most drug, so called per oral via the mouth or administration. तो हम उन ड्रग को पर ओरल ड्रग भी कहते हैं जो कि ओरली यानी माउथ से ली जाती है. एट दिस पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द ओरल म्यूकोजा इज यूजुअली ब्रीफ. तो ड्रग का जो कॉन्टैक्ट होता है ओरल म्यूकोजा से यानी माउथ से थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर पानी के साथ उस टैबलेट को कैप्सूल को जो है वो स्वॉलो कर लेते हैं. लिंकिंग द ओरल कैविटी टू द स्टमक इज द ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है? जो ओरल कैविटी को स्टमक के साथ लिंक करता है. ईसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ थिक मस्कुलर लेयर. तो ईसोफेगस थिक मस्कुलर लेयर है, अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 20 मिलीमीटर इन डायमीटर. तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो 250 मिलीमीटर है और डायमीटर 20 मिलीमीटर. इट जॉइंस द स्टमक एट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन और कार्डियक ओरिफिस. और जिस जगह से यानी ईसोफेगस स्टमक के साथ जॉइंट होता है तो उस जगह को गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहते हैं. और क्योंकि वो जगह हार्ट के नज़दीक है इसलिए उसको कार्डियक ओरिफिस कहते हैं. ओरिफिस का मतलब होल भी होता है. द ईसोफेगस अपार्ट फ्रॉम द लोएस्ट 20 मिलीमीटर which is similar to the gastric mucosa, contain a well differentiated squamous epithelial cells of non-proliferative and these cells are non-proliferative. यानी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले ये नहीं है. तो GI और ईसोफेगस के जो सेल्स होते हैं, म्यूकोजा होती है, उसमें स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं. एपिथेलियल सेल फंक्शन इज मेनली प्रोटेक्टिव फंक्शन है. स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ सीक्रेट म्यूकिन्स into the narrow lumen to lubricate food. स्लाइवरी ग्लैंड से जो म्यूकस सिक्रीट होता है और वाटर होता है उससे फूड लुब्रिकेट होता है. एंड प्रोटेक्ट द लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड. तो ये म्यूकस ना सिर्फ जो है वो फूड को लुब्रिकेट करता है बल्कि पूरे ईसोफेगस को लुब्रिकेट कर देता है. तो इससे दो फ़ायदे होते हैं. एक तो ये कि फूड आसानी से जो है वो लुब्रिकेट होने की वजह से ईसोफेगस से मूव करता हुआ स्टमक तक पहुंच जाता है. और कभी रिफ्लक्स की वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड का रिफ्लक्स होता है उससे जब एसिड रिफ्लक्स की वजह से जब GI जो ईसोफेजियल एपिथेलियल सेल्स है वो उसके कांटेक्ट में आते हैं तो म्यूकस उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है. द pH ऑफ द ईसोफेजियल ल्यूमेन इज यूजुअली बिटवीन 5 and 6. नाउ मटेरियल आर मूव डाउन द ईसोफेगस बाय द एक्ट ऑफ सॉलिड. तो सॉलो के जो हम करते हैं यानी निगलते हैं उसके ज़रिए फूड जो है वो माउथ से ईसोफेगस के थ्रू आगे चलता है और स्टमक में पहुंच जाता है. आफ्टर स्वॉलोइंग जब हम स्वॉलो करते हैं ए सिंगल पेरिस्टल्टिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स. यानी एक पेरिस्टल्टिक वेव स्टार्ट होती है, जनरेट होती है. इट्स एम्पलीट्यूड लिंक टू द साइज ऑफ मटेरियल बीइंग स्वॉलोड. यानी अगर कोई बड़ा लुकमा होगा, ज़्यादा मटेरियल हम स्वॉलो कर रहे हैं तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा यानी हाई एम्पलीट्यूड की ये इस पेरिस्टल्टिक वेव होगी. और अगर कोई छोटी चीज़ होगी तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा. दिस वेव pass down the length of esophagus at a rate of 20 millimeter per second to 60 millimeter per second, speeding up as it progresses. और इसकी जो velocity होगी वो 20 millimeter per second से लेके 60 millimeter per second तक हो सकती है. When swallowing is repeated in quick succession, जैसे यानी अगर तेज़ी से जो है रिपीटेडली एक अभी लुकमा खाया नहीं था उसके पीछे एक और खा लिया तो सॉलो दूसरी दफ़ा सॉलो कर लिया तो क्या होगा? द सब्सिक्वेंट सॉलोज इंटरप्ट द इनिशियल पेरिस्टल्टिक वेव. तो जो दूसरा जो दफ़ा जो सॉलो किया तो उससे जो पीछे वाला सॉलो था उसकी वजह से जो पेरिस्टल्टिक वेव थी वो ख़त्म हो जाएगी. एंड ओनली द फाइनल वेव प्रोसीड डाउन द लेंथ ऑफ ईसोफेगस टू द GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जंक्शन कैरिंग मटेरियल विद इन द ल्यूमेन विद इट. और फिर ये दोनों मटेरियल जो पिछला भी फूड जो है वो स्टमक तक पहुंचा नहीं था, दूसरा निवाला ले लिया तो उसकी वजह से जो है वो पिछली पेरिस्टल्टिक स्टॉप हो गई तो वो फूड जो होगा उस वक्त वहाँ पे ईसोफेगस में रुक जाएगा. बल्कि अब जो सेकंड पेरिस्टल्टिक वेव जो जनरेट हुई है उसके साथ जो फूड आ रहा है तो वो और जो पिछला था वो दोनों एक साथ फिर स्टमक में एंटर होंगे और बाज़ दफ़ा वो वहाँ पर ब्लॉक भी हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें फ़ौरन पानी की तलब होना शुरू हो जाती है. इसके अलावा इन द अपराइट पोजीशन यानी जब हम बैठे हैं या खड़े हैं सीधे हैं, द ट्रांजिट ऑफ मटेरियल यानी जो फूड वगैरह है या ड्रग है थ्रू द ईसोफेगस इज असिस्टेड बाय ग्रेविटी. यानी ग्रेविटी के ज़रिए भी डाउन द मूवमेंट यानी स्टमक में चली जाती है.
द ईसोफिजियल ट्रांजिट ऑफ डोजेज फॉर्म इज़ एक्सट्रीमली रैपिड, यानी वहाँ पे ट्रांजिट जो टेम्पररी स्टे है बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, बड़ी तेज़ी से वहाँ से जो डोजेज फॉर्म है वो मूव करके स्टमक में पहुँच जाती है। यूजुअली द ट्रांजिट टाइम इन ईसोफिगस इज़ 10 to 14 सेकेंड। तो 10 से 14 सेकेंड्स के दरमियान ये ट्रांजिट टाइम होता है। इसके बाद स्टमक है, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।